एक विवाह ऐसा भी भाग 21 दादी ने कुणाल के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके एक्सप्रेशन को नोटिस किया और धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ कुणाल बेटा, क्या सोच रहे हो? उसने सच ही तो कहा है। तुमने तो कभी सच में उसकी फिक्र नहीं की, क्योंकि अगर की होती तो आज तुम दोनों साथ होते और तुम्हें यह भी पता होता कि वो कौन सी दवाइयाँ ले रही है। कुणाल दादी की ये बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने अपनी नजरें नीचे झुकाई और वह तुरंत वहां से उठकर बाहर चला गया। कुणाल अपने गार्डन में आकर बैठ गया और वह पूर्वी के बारे में ही सोचता जा रहा था। पूर्वी जिस तरह दादी की खातिर एक बार में उसके साथ आने को तैयार हो गई थी, और जब से वो यहाँ आई थी वो दादी को छोड़कर कहीं भी नहीं गई थी। और पूर्वी के आने के बाद से दादी की तबीयत भी पहले से ठीक लग रही थी। और जो बातें दादी ने उनसे कही, उन सब बातों को कुणाल थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। कुणाल ने अपने मन में कहा, पूर्वी सच में अच्छी है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करती है। लेकिन भला अब दिखावा करके उसे क्या ही मिलेगा, अब तो हमारा तलाक भी हो गया है। कुणाल के दिल और दिमाग में ये बातें चल ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा और उसने जैसे ही अपने मोबाइल फोन की तरफ देखा तो उसमें निकिता का कॉल आ रहा था। कुणाल ने कॉल पिक करते हुए कहा, हाँ निकिता बोलो। निकिता ने तुरंत उससे पूछा, कहाँ हो तुम, आज ऑफिस नहीं आए? कुणाल के उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ दिन शायद ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। एक्चुअली दादी की तबीयत खराब है तो मैं यहाँ दादी के पास हूँ। निकिता उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगी और तभी उसने धीमी आवाज में कहा, अभी दादी की तबीयत खराब है तो कुणाल परेशान है। अगर मैंने उसे पैसे मांगे तो पता नहीं वो कैसा बिहेव करेगा। तो ये काम करती हूँ, अभी कुछ नहीं कहती हूँ। निकिता को चुप देखकर कुणाल ने उससे पूछा, क्या हुआ, कुछ कहना था क्या तुम्हें? निकिता ने हामी भरते हुए कहा, वो तुम दादी का ख्याल रखना, ठीक है? मैं यहाँ पर तुम्हारी बाकी के सारे काम देख लूंगी। कुणाल, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बाय। निकिता ने इतना बोलकर कॉल कट कर दिया और कुणाल सीधे अपने रूम में चला गया। कुणाल काफी ज्यादा थका हुआ था और वो जैसे ही अपने रूम में गया थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। वहीं पूर्वी दादी का लंच और उनकी मेडिसिन देने के बाद उनके रूम से बाहर निकल कर आई और वो अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। उसने अपनी बाकी के डिजाइन्स को कंप्लीट करना शुरू कर दिया और तभी उसकी नज़र अपने ईमेल पर गई। उसने कंपनी को जो डिजाइन्स भेजे थे उनका रिजल्ट आ गया था। पूर्वी का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने उस मेल को खोल कर देखा, पूर्वी के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी इस डिजाइन को भी कंपनी वालों ने रिजेक्ट कर दिया था और पूर्वी की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी वहां पर कुणाल की मम्मी आई और उन्हें पूर्वी की तरफ देखा। पूर्वी ने उन्हें देखकर जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछकर वापस अपने काम में लग गई और बाकी की अपनी दूसरी डिजाइन्स को कंप्लीट करने लगी। देखते ही देखते शाम हो गई, उसे पता ही नहीं चला। पूर्वी अपना काम करते करते काफी ज्यादा थक गई थी और तभी टेबल पर किसी ने एक कॉफी का कप रखते हुए कहा, इतनी देर से काम कर रही हो, तुम थक गई होगी, कॉफी पी लो। पूर्वी ने जैसे ही ये बात सुनी उसने अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखी। पहले उसे लग रहा था कि शायद वो कुणाल होगा, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा, वहां पर रॉकी खड़ा हुआ था। पूर्वी रॉकी की तरफ हैरानी से देखने लगी। उसने पूर्वी के बगल में बैठते हुए कहा, बहुत देर से देख रहा हूं मैं तुम्हें, तुम अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी हो और बैठे बैठे थक भी गई होगी, थोड़ी देर तो रेस्ट कर लो। पूर्वी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं थैंक यू, मेरा कॉफ़ी पीने का मन नहीं है और मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर पूर्वी अपनी डिजाइन्स को शेव करने लगी। रॉकी ने उसके लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा,
तुम ज्वेलरी डिज़ाइन करती हो क्या पूर्वी? का रॉकी से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन रॉकी जबरदस्ती जब उससे बात करने लगा तो पूर्वी ने एक शब्द में उससे सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ। पूर्वी ने इतना बोलकर अपने लैपटॉप को बंद किया और वह उठकर वहां से जा ही रही थी। तभी रॉकी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे रुको, एक मिनट, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जिसकी ज्वेलरी शॉप है और वो काफ़ी दिनों से ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा है। शायद उसे तुम्हारी ये डिज़ाइन पसंद आ जाए। जैसे ही पूर्वी ने बात सुनी, वो उसकी तरह देखने लगी। इस टाइम कुणाल की आंखों खुली और वो अपने कमरे से बाहर निकलकर गैलरी में आकर खड़ा हुआ और उसने जैसे ही रॉकी के हाथ में पूर्वी का हाथ देखा, उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बांध ली। रॉकी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठाते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारी कुछ डिजाइन देख सकता हूँ? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ये डिजाइन अपने दोस्त को भेज दूंगा या तुम्हें उसका नंबर दे दूंगा। तुम खुद उससे बात कर लेना। वह काम को लेकर बहुत प्रोफेशनल है। अगर उसे तुम्हारी डिजाइन पसंद आ गई तो वह तुम्हें अच्छे प्राइस दे सकता है। पूर्वी ने जैसे ही यह बात सुनी, वह इस बारे में सोचने लगी। उसने अपने मन में कहा, मुझे पैसों की तो जरूरत है ही, और अगर कोई सच में मेरी ज्वेलरी खरीद लेगा तो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी। पूर्वी ने रॉकी से सवाल करते हुए कहा, कौन सा दोस्त है तुम्हारा और उसकी शॉप कहाँ पर है? उसका नाम बताओ तुम मुझे। रॉकी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें एक बड़े से ज्वेलरी शॉप के पिक्चर दिखाते हुए कहा, ये देखो, जी के ज्वेलर्स का नाम सुना होगा तुमने। पूर्वी ने जैसे ही शॉप की पिक्चर देखी, अपने मन में बोली, काफी बड़ी कंपनी, अगर इन्हें मेरी डिजाइन पसंद आ गई तो मेरे तो पैसों की शॉर्टेज ही खत्म हो जाएगी। पूर्वी ने रॉकी से कहा, ठीक है, तुम मुझे अपने दोस्त का नंबर दे दो, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। रॉकी पूर्वी की बात सुनकर बोला, ओके, मैं नंबर बोलता हूँ। पूर्वी ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और वह उसका नंबर लिखकर सेव करने लगी, और तभी पूर्वी के बाल उसके चेहरे के पास आए और रॉकी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और वह पूर्वी के बालों को छूने जा ही रहा था कि तभी तक कुणाल तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया और उसने पूर्वी के सामने आकर खड़े होते हुए तेज आवाज में कहा, पूर्वी, पूर्वी। कुणाल की तेज आवाज सुनकर पूर्वी चौंक गई और वह उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। कुणाल ने पूर्वी का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से, दादी तुम्हें बुला रही है। पूर्वी ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मुझे तो दादी की कोई आवाज नहीं आई। कुणाल ने रॉकी को घूरते हुए देखकर कहा, जब ध्यान दोगी तब सुनाई देगी ना, तुम तो अपने में ही बिजी हो। और हाँ, दादी, चलो यहाँ से। पूर्वी ने कुणाल का हाथ पकड़ते हुए कहा, एक मिनट रुको। इतना बोलकर वो नीचे झुकी। उसने अपने लैपटॉप बंद किए और वह रॉकी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच। पूर्वी बोल ही रही थी कि कुणाल ने उसके हाथ को दोबारा पकड़ा और उसे खींचते हुए सीधे दादी के कमरे में ले आया और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। पूर्वी ने जैसे ही अंदर आई, उसने देखा दादी कमरे में नहीं थी। पूर्वी ने तुरंत कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, दादी कहाँ है? कुणाल ने पूर्वी के कंधे पर अपने हाथों को कसकर रखा और उसे वहीं दरवाजे पर पीठ टिकाकर खड़ा करते हुए कहा, दादी नहीं है यहाँ, वो बाहर गार्डन में है। पूर्वी कुणाल को इतना गुस्से में देखकर धीमी आवाज में बोली, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पूर्वी बोल ही रही थी कि कुणाल ने उसे अपनी बात पूरी ही नहीं करने दी और वह उसके करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, पूर्वी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें रॉकी के इस तरह करीब जाने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम उससे बात ना ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा।
पूर्वी ने कुणाल का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, छोड़ो कुणाल, मुझे और अपने मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं वो मुझे पता है, तुम्हें नहीं। इतना बोलकर पूर्वी ने कुणाल के दोनों हाथों को अपने कंधे से झटका और वहीं टेबल के पास आकर अपने लैपटॉप रखने लगी। कुणाल ने उसका हाथ पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और उसके गालों को अपने दोनों हाथ से सहलाते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो रॉकी सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें यूज करेगा और कुछ भी नहीं। आई नो हमारा तलाक हो गया है और मेरा तुम पर कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे रॉकी से दूर रहो। वह तुम्हारे लायक नहीं है। पूर्वी ने कुणाल को खुद की इतनी चिंता करते देखकर तिरछी मुस्कुराहट हंसते हुए कहा, लायक तो तुम भी नहीं थे मेरे, आई एम राइट। और वैसे भी मुझे अब इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं उसके साथ अपनी किसी फ्यूचर प्लानिंग की बात नहीं कर रही थी, बस काम की बात कर रही थी। कुणाल ने पूर्वी की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, कैसा काम? कौन सी ऐसी काम की बात है जो तुम उस रोकी से कर रही हो? उस निकम्मे नकारे के पास तो खुद कोई काम नहीं है। उसे और उसकी माँ को जो पैसे पापा देते हैं वो उन्हीं पैसों पर जिंदा है। पूर्वी ने कुणाल को घूरते हुए देखकर कहा, जो भी काम कर रही हूँ मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। और कुणाल, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो प्लीज़। मुझसे दूर रहो और मुझे अकेला छोड़ दो। और सबसे बड़ी बात, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। इतना बोलकर पूर्वी ने कुणाल को खुद से दूर धक्का दिया और कमरे का दरवाजा खोलकर वो सीधे वहां से बाहर गार्डन की तरफ चली गई। पूर्वी वहां से जाते ही कुणाल के कमरे के बाहर की तरफ देखा। पूर्वी गार्डन में जा चुकी थी। कुणाल ने धीमी आवाज में बोला, ये ऐसे कौन सा काम कर रही है जिसे देखकर ये इतनी ज्यादा परेशान है? मैंने इसे कभी ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं और ना ही उसने मुझे बताया। और अब अगर ये प्रॉब्लम में है तो आखिर बात क्या है? ये मुझे ही पता करनी होगी। कुणाल की नज़र तभी पूर्वी के लैपटॉप पर गई और उसने पूर्वी के लैपटॉप के पास जाकर उसने लैपटॉप खोला और उसने जैसे ही लैपटॉप खोलकर देखा उसमें काफ़ी सारी ज्वेलरी की डिज़ाइन थी जो अलग अलग फोल्डर में थी। कुछ फोल्डर पर रिजेक्ट लिखा हुआ था और कुछ पर पेंडिंग वर्क लिखा हुआ था। कुणाल ने उन सारे फोटोज को चेक किए। कुणाल ने उन सारी डिज़ाइंस को देखकर बिल्कुल शौक होते हुए बोला, वो ये सब तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, लेकिन इन पर रिजेक्ट क्यों लिखा हुआ है? कुणाल ने इतना सोचा, उसने तुरंत जल्दी से ईमेल को खोलकर कुछ ईमेल को चेक किया और उसमें देखा पूर्वी को कई बार रिजेक्शन मिल चुका था। वो ईमेल चेक करते ही कुणाल समझ गया कि इसी वजह से वो परेशान हो गई। कुणाल ने तुरंत उस कंपनी का नाम अपने फ़ोन में नोट किया और पूर्वी के लैपटॉप को बंद करके वो चुपचाप दादी के कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन सुबह पूर्वी उठी और वो नहाकर जैसे ही बाहर निकली उसने देखा दादी वहीं घर के एक सर्वेंट से आर्ग्यूमेंट कर रही थी। मैंने बोल दिया ना, मुझे ये नहीं खाना है, इसे ले जाओ यहाँ से। पूर्वी दादी को इस तरह चिल्लाते देखकर उनके पास आई। उसने धीरे से दादी का हाथ पकड़ते हुए कहा, दादी आप इस तरह से चिल्ला क्यों रही हैं? प्लीज शांत रहिए वरना फिर से आपका बीपी बढ़ जाएगा। आप बताइए आखिर बात क्या है? पूर्वी की यह बात सुनकर दादी ने सामने खड़े नौकर की तरफ देखते हुए कहा, तुम अभी भी यहीं खड़े हो? मैंने तुमसे कहा ना जाओ यहाँ से। तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? पूर्वी ने वहाँ सामने खड़े नौकर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ भैया आप जा सकते हैं। पूर्वी के कहने पर वह तुरंत रूम से चला गया और दादी ने पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा, जबरदस्ती ये लोग मुझे बेकार सा ओट्स खिलाते हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
अब हल्दी है तो क्या, मैं कुछ भी खाऊंगी। अब कुछ दिन बचे हैं मेरे पास और मैं इस कोट खाकर नहीं बिताना चाहती, पूर्वी ने दादी को समझाते हुए कहा। लेकिन दादी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आपके लिए यही बेहतर होगा। पूर्वी दादी को समझा रही थी, लेकिन दादी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये तो नहीं खाऊंगी, इतने दिनों से खा रही हूँ। दादी को इस तरह जिद करते देखकर पूर्वी ने थोड़ा सोचा और फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, आपको अगर ओट्स नहीं खाना तो कोई बात नहीं, आप मेरे हाथ की बनी हुई वेजिटेबल दलिया तो खाएंगे ना। जैसे ही पूर्वी ने बात कही, दादी खुश होते हुए बोली, वेजिटेबल दलिया तुम बनाओगी ना मेरे लिए। पूर्वी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, बस मैं अभी यूं गई और यूं लेकर आई, वो हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होगा। दादी पूर्वी की बात सुनकर खुश हो गई और पूर्वी जैसे ही उठकर खड़ी हुई, उसने देखा कुणाल भी वहीं दरवाजे के पास खड़ा था, उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। पूर्वी ने कुणाल को मुस्कुराते हुए देखा तो उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और वह सीधे दादी की तरफ आने लगा। पूर्वी ने दादी की तरफ देखते हुए कहा, मैं बस 10 मिनट में आपके लिए दलिया बना कर लाती हूँ। दादी ने हामी भर दिया और पूर्वी कुणाल को इग्नोर करते हुए सीधे वहां से किचन की तरफ चली गई। पूर्वी जब किचन में गई तो वहां पर एक मेड खड़ी हुई थी। उसने जैसे ही पूर्वी को आते हुए देखा, वह खुद से आगे आगे और उसने पूर्वी से पूछा, मैडम क्या चाहिए आपको। पूर्वी ने उसे कहा, क्या आप मुझे कुछ वेजिटेबल कट कर दे सकती हैं, मैं दादी के लिए दलिया बना रही हूँ। मैड ने हामी भरी, वह पूर्वी के साथ किचन में खड़ी होकर उसकी हेल्प करने लगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।